नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, शुरुआत आपकी तमाम अच्छी खबरों के साथ हो, इसलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज गुड न्यूज का गुलदस्ता, यानी सिनेमा से लेकर खेल जगत तक और आर्थिक जगत से लेकर सियासत तक हर प्रकार की खबरें 1 मिनट के भीतर। तो घड़ी पर रखिए नजर और करते हैं शुरुआत। राजकोट टी20 मुकाबले में श्रीलंका को हराकर भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला पर कब्जा कर लिया। सीरीज के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पांड्या ब्रिगेड ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। सूर्यकुमार यादव ने अपनी टी20 करियर का तीसरा शतक भी जड़ दिया। 51 गेंदों का सामना करते हुए सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ 112 रन ठोक दिए। 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर भारत ने 228 रनों के विशाल रन बनाया। 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 16.4 ओवर में 137 रन पर ही सिमट गई। इसी के साथ भारत ने श्रीलंका को आखिरी टी20 मुकाबले में 91 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत ने इस जीत के साथ ही 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से कब्जा किया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी एक और कीर्तिमान गढ़ने की राह पर आगे बढ़ चुकी हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अवनी की दिलेरी, पराक्रम और फौलाद जैसे हौसले को सबने देखा। अब पहली बार देश के बाहर गरजेगी भारत की नारी शक्ति। इंडियन एयरफोर्स की जांबाज महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी इंटरनेशनल वॉर गेम में हिस्सा लेने जापान जाएंगी, जहां उनके हौसले और हुनर को दुनिया देखेगी। भारत की पहली 3 महिला फाइटर पायलट्स में से एक है स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने MiG-21 उड़ाकर भारतीय वायुसेना के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से और हमारी चॉइस के हिसाब से भारतीय वायुसेना ने हमको पहली बार फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया 2016 में। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग के टाइम पे पिलाटस और किरण उड़ाया। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में टेंट सिटी आकार ले रही है। गंगा पार रेत में बसाई जा रही टेंट सिटी में 5 स्टार होटलों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। टीवी से लेकर गीजर और एयर कंडीशन तक टेंट सिटी में लगाए गए हैं, ताकि पर्यटकों को अच्छी सुविधा मुहैया कराई जा सके। ये एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपोर्ट से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमें क्या कहते हैं बहुत कुछ अच्छा सा सपोर्ट मिला गवर्नमेंट बॉडीज का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, और एक बहुत ही अच्छा और पिलरलेस कॉन्फ्रेंस हॉल अप टू 1000 to 1500 पीपल्स का भी यहाँ पे हमने लॉन्च किया है। बनारस की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया से रूबरू कराने का ये नया प्रयोग है। टेंट सिटी में साइलेंट जोन का परिसर विकसित किया गया है, जहाँ योगा और ध्यान लगाया जा सकेगा। पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रही टेंट सिटी में शाम के समय सैलानियों को गोवा जैसा एहसास होगा। वहीं गंगा किनारे लगे बेंच पर सुबह से सनबाथ की सुविधा के साथ ही शाम को डूबते सूरज को निहारने की भी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी के घाट पर काशी की तर्ज पर गंगा की तर्ज पर नर्मदा की भव्य महाआरती की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए और मां नर्मदा के जयकारे लगाए। खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर बड़वाह में नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा घाट पर जन कल्याण और विश्व शांति और सुख समृद्धि के लिए मां नर्मदा की 108 दीपों से महाआरती की गई। गोपाल मंदिर के महंत हनुमान दास महाराज की ओर से इस महाआरती का आयोजन किया गया था। जिस तरह गंगा नदी को लेकर लोगों में गहरी आस्था है, ठीक उसी तरह नर्मदा नदी से भी लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है और लोग नर्मदा की पूजा करते हैं। अब हर महीने पूर्णिमा पर नर्मदा आरती का भव्य आयोजन किया जाएगा। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। राजस्थान का हाल बेहाल है। फतेहपुर शेखावटी में पारा फ्रीजिंग पॉइंट को छू चुका है, जिससे फतेहपुर शेखावटी राजस्थान का सबसे ठंडा शहर बन गया, जहां रेत से लेकर बाढ़ और फसल तक सब कुछ जमने लगा है। ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। लुढ़कते पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बस अलाव ही ठंड से मुकाबला करने का सहारा है।
फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -1.8 डिग्री पर दर्ज हुआ। वहीं चूरू में भी पारा -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले 24 घंटे के दौरान कई जिले कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में होंगे, यानी फिलहाल लोगों को सर्दी का सितम झेलना होगा। वन जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर आई है। यूपी के कानपुर में विलुप्त हो चुका सफेद गिद्ध पाया गया, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दी। कानपुर ईदगाह कब्रिस्तान में एक सफेद हिमालयन गिद्ध दिखाई दिया, जिसे पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पिछले कई दिनों से ईदगाह के आसपास इस गिद्ध ने डेरा डाल रखा था, जिसे देखकर कुछ कुत्ते इसके पीछे पड़ गए। जिसे देखकर ईदगाह में रहने वाले शफीक नामक एक युवक ने गिद्ध को कुत्ते से बचाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। गिद्ध काफी बड़ा था, लिहाजा ये शफीक के काबू में नहीं आया। इसके बाद 5 लोगों ने बड़ी मुश्किल से आसपास चादर तानकर सफेद गिद्ध को पकड़ लिया। सफेद गिद्ध की खबर जैसे ही फैली, आसपास से सैकड़ों लोग सफेद गिद्ध को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सफेद गिद्ध हिमालय पर्वत में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की चोटियों पर पाए जाते थे, जो अब देखने को नहीं मिलते। ऐसे में सफेद गिद्ध का मिलना वन्य जीव प्रेमियों के लिए गुड न्यूज लेकर आया है। केंद्र सरकार 2023 के आम बजट की तैयारी कर रही है। आम बजट को लेकर बनारसी साड़ी के बुनकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बनारसी बुनकर आने वाले बजट से ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि बुनकरों के हित में सरकार कोई ऐसा निर्णय ले जिससे कि बुनकरों की समस्या दूर हो सके। बजट में बुनकर रेशम के दाम में कमी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिससे बनारसी साड़ियों के दाम में जो उछाल आया है उससे कमी आए और डुप्लीकेसी भी कम हो जाए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बुनकरों को बिजली बिल पर सब्सिडी देने का फैसले का स्वागत हो रहा है। वाराणसी के बुनकर लंबे वक्त से सब्सिडी को लेकर सरकार से गुहार और उम्मीद लगाए बैठा था। अब सरकार की इस पहल से बुनकर समाज को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। फिलहाल आने वाले आम बजट से वाराणसी का बुनकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है और उसकी उम्मीद ये है कि इस बजट में सरकार की ओर से उनके लिए गुड न्यूज जरूर आएगी। राजस्थान में बीकानेर करणी माता मंदिर के भक्तों ने अनूठा 56 भोग का आयोजन किया। बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशलोक में मंदिर के पास मौजूद गौशाला में गायों के लिए 56 भोग लगाकर एक बड़ा आयोजन किया गया, जहां गायों की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद 56 गायों के खड़े होने के लिए खास बॉक्स में गायों को लाया गया। हर गाय की पूजा की गई। उन्हें सर्दी से बचाने के लिए तरह तरह के गर्म कपड़े पहनाए गए। इसके बाद गायों को वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी बांटा। और ये 56 भोग होने से बाकी सभी गौशालाओं को प्रेरणा मिलेगी और गौशाला में योगदान मिलता रहेगा। 56 भोग में 56 तरह के अलग अलग मिष्ठान फल गायों को दिए गए। 56 भोग में 21 तरह के फल और सब्जी को भी शामिल किया गया था। यही नहीं, 56 भोग में 21 प्रकार की मिठाइयां भी थी। 56 भोग लगाने के बाद गायों के पंडाल की फेरी निकाली गई। आयोजकों का ये मानना है कि गाय ही एक ऐसा पशु है जिसमें सभी देवी देवता वास करते हैं। ऐसे में गाय को 56 भोग देने से सभी देवी देवताओं तक प्रसाद पहुंच जाता है।